नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के इतिहास में वो तारीख बन चुकी है जो कि आने वाले समय में जब भी इतिहास लिखा जाएगा, इस तारीख को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वजह यही वो तारीख थी। ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने 2 डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल्स को, जो कि भारत के संविधान में थे, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, इन दोनों को निरस्त किया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में जो गड़बड़ियां थी उसमें बेहद सुधार आया है और आगे किस तरीके से समय के साथ जो वायदे, जो संकल्प, जो सपने 1950 से लेकर पिछले 70 सालों में दिखाए गए, कहे गए, बताए गए, क्या वो पूरे होंगे और कैसे वो पूरे होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति इसको लेकर जारी है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संविधान विशेषज्ञ और जम्मू कश्मीर में मामलों के जानकार डीके दुबे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से हमें समय दिया। 1 साल बीत चुका है। आज पूरा देश एकात्मता सप्ताह, इंटीग्रेशन वीक एक तरह से मनाया, और 5 अगस्त किस तरीके से देखते हैं पिछले 1 साल को? कितनी बड़ी सफलता और कितना बड़ा ये कहें कि बदलाव जम्मू कश्मीर के लिए है? कैसे याद करेंगे आप इस चीज को? आपको याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के दिन राम मंदिर निर्माण की नींव भी रखी जा रही है। ये स्वयं में साक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर पहला विषय था और 5 अगस्त दूसरा विषय राम मंदिर का निर्माण है, जो भारत की पुरातन सनातन सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए जम्मू कश्मीर का विषय, इससे अच्छा आपको 1 साल का पहला बर्थडे आप मना ही नहीं सकते थे। जितना अच्छा पहला बर्थडे जम्मू कश्मीर के कंप्लीशन को या उसमें जो असंवैधानिकता थी उसको समाप्त करके जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री आज मना रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा कभी मन ही नहीं सकता था। हजारों वर्षों में ऐसा बर्थडे नहीं मनाया गया। हजारों लाखों वर्षों से भगवान राम के उस मंदिर में जो भव्यता होनी चाहिए, जो पिछले 1000 वर्ष से तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड थी, उस मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इससे ज्यादा बड़ा आप सेलिब्रेशन कैसे करेंगे? ये तो सेलिब्रेशन की बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि 1 साल में जो मूलभूत परिवर्तन सरकार ने पिछले साल किए थे, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत काम किया है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत काम किया है, लाइक डोमिसाइल पॉलिसी लेकर आए, सिविल सर्विसेज रूल्स बदले, वहां मेडिकल कॉलेज, एम्स, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ वहां जो होना चाहिए था 1947 के बाद, और जो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल 370 एंड अदर आर्टिकल्स, दीज आर स्टार्टेड देयर। सो ये एक अच्छी शुभारंभ है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी 1 वर्ष हुआ है, 70 साल की बिगड़ी समस्या है, 1 साल में उसको सही नहीं किया जा सकता है बिल्कुल, इसलिए समय अभी वो लेगा। लेकिन आपकी जो शुभकामनाएं हैं वो तो राम मंदिर के निर्माण से आपको पूरे संसार को आज सूचना मिल रही है। और मजे की बात यह है कि अनकहे ये तो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र और जो कुछ ऐसे संस्थान हैं वो इसको मना रहे हैं, उसका प्रथम वर्षगांठ, लेकिन पूरा विश्व ये सवाल पूछता है कि 5 अगस्त ही क्यों? राम मंदिर के शिलान्यास की 5 अगस्त ही क्यों? 5 अगस्त इसलिए क्योंकि शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई। ये दूसरी स्टेप राम मंदिर है। आप जितनी स्टेपें ली जाएंगे, क्या सारे 5 अगस्त को ही पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बर्थडे कैसे मनाया जाएगा, ये देखना है। लेकिन आरोप भी यही है, जो जम्मू कश्मीर जो अलगाववादी हैं, अब्दुल्ला परिवार है, उनका आरोप भी तो यही है कि डोमिसाइल पॉलिसी जो लेके आए हैं वो तो दरअसल जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश है। और आप राम मंदिर की जो नींव है रखी जा रही है, तो इसको भी कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी ताकतों से जोड़ा जा रहा है। तो इसी पर तो सवाल खड़े किया जा रहा है। पाकिस्तान भी इसी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, क्या ये साजिश है क्या? नहीं, पाकिस्तान की धुन में धुन मिलाना, जम्मू कश्मीर के जो ये अब्दुल्ला परिवार या ये दूसरे कह रहे हैं पाकिस्तान की धुन में धुन मिला रहे हैं, तो ये स्वयं में सिद्ध करता है कि हमारे दुश्मन की धुन मिला रहे हैं, मतलब भारत में अच्छा हो रहा है। और ये जो कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति दुश्मन की साइड में खड़ा होकर अगर उसकी भाषा बोले, तो आप अपने आप में समझ जाइए कि इनको कितनी लगी हुई है और कितना सही काम हो रहा होगा।
इसलिए ये कहना कि वहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये कहना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा है, धमाका हो रहा है, ये बताएंगे 1989 में इनके पिताजी ने क्या किया था? इनके पिताजी ने वहां डेमोग्राफी सही करी थी या डेमोग्राफी चेंज करी थी हिंदुओं को मारकर? शेख अब्दुल्ला बताएंगे कि जो पाकिस्तान से वेस्ट पाक रिफ्यूजीज आए थे, उनको उन्होंने आज तक डोमिसाइल नहीं दिया, वहां का लोकल उन्होंने जो स्टेट सब्जेक्ट था वो नहीं दिया। वो डेमोग्राफी बना रहे थे कि बिगाड़ रहे थे? वो बताएंगे कि स्वीपर्स को आपने वहां बुलाया और पंजाब से स्वीपर्स गए, उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, उनको आपने अधिकार नहीं दिए, ये आप क्या वहां डेमोग्राफी बढ़ा रहे थे कि कम कर रहे थे? भाई डेमोग्राफी का सवाल तब आता है जब बेसिक फंडामेंटल चीजें ठीक होती हैं। अभी तो 370 को डाइल्यूट करके 35 कैपिटल ए और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म करके जो लोगों को वहां मिलना चाहिए था वो मिलने लगा, तो वो बताएंगे कि वो मिलने लगा अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है? ये भी तो उमर अब्दुल्ला से सवाल आप कर लीजिएगा, आपको अवसर मिले उनका इंटरव्यू करने का, तो उनसे ये पूछ लेना कि भैया स्वीपर्स को अधिकार जो तुम्हारे दादा ने से लेकर अभी तक लोगों ने नहीं दिए, उनको मिल गए हैं, कुछ अच्छा है कि खराब है? आरोप लगाना बहुत आसान है कि डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज नहीं कर रहे, डेमोग्राफी सही कर रहे हैं। तो डेमोग्राफी को सही करना, चीजों को सही करना और चीजों को रिप्लेस करना, इन दोनों में फर्क होता है। तो वो जो सही हो रहा है ना, उसमें वो कह रहे हैं परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत सब कुछ नहीं है। उनकी ये जो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है कि उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई वहां से, जिसके आधार पर वो खेल रहे थे ना पिछले 70 वर्ष से, अपने दादा से लेकर और अभी तक, वो सारा खेल हो गया खत्म। अब इनको पूछने वाला कोई नहीं है वहां। और यहां तक मैं बता दूं, वो तो छोड़ दो, इनके जीजा ने भी नहीं पूछा। भैया वो राजस्थान का इशू चल रहा है, ट्वीट कर करके खुद ही कह रहे हैं बहुत हो गया। सचिन पायलट ने नहीं कहा साले साहब तुम्हारी जरूरत है कि नहीं है? नहीं, सचिन पायलट कह रहे चलो साला जेल से छूट के आया, चलो मिलिए हमें जाके, तुम्हारे साला तुम्हारे जीजा मिलने नहीं आए तुमको? तो जब तुम्हारे जीजा जी मिलने नहीं आए तो संसार में अब कौन बच्चा तुम्हारा अपना, ये तो बता दो जरा। इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, कुछ नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल में पाकिस्तान ने बहुत हंगामा मचाया है। अच्छी खासा बजट बजट हालांकि उनके पास नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर अच्छा खासा बजट उन्होंने, बड़े पेड प्रोटेस्ट उन्होंने जगह जगह कराए हैं। लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिला है पाकिस्तान को भी, उनकी भी भाषा जो है, चाहे वो मुस्लिम उम्मा हो जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी वो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान की भी दुकान बंद हो रही है? नहीं, पाकिस्तान की दुकान बंद नहीं हो रही साहब, पाकिस्तान लुट गया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के चक्कर में लुट गया है। अब तो उनके पास 15 दिन का खाना नहीं बचा कि अपने लोगों को खाना खिला लें। कोरोना काल में आपने देखा कि जो ईरान से लोग आए और इराक से लोग आए, उनको उठाकर उसने जम्मू कश्मीर में बसा दिया, पाकिस्तान जो कब्जा करके बैठा हुआ है। उसने अपने यहाँ मेन स्ट्रीम में भी नहीं रखा उनको। तो पाकिस्तान ने जो प्रोपोगंडा रचा था वो प्रोपोगंडा फेल हो चुका है। यही तो मैसेज जाना चाहिए ना कि उमर अब्दुल्ला तो अभी बच्चे हैं, मतलब इन कंपैरिजन एक कंट्री पूरी ताकत लगा रहा था। तुम्हारे पितामह वो इमरान खान पूरी ताकत लगा रहे संसार भर में, उनकी पूरी बहुत ताकत लगा रही, उनकी चली नहीं, इनकी कहां से चल जाएगी? इसलिए क्या है कि ये जो पाकिस्तान ने संसार भर में प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट से उनको लगा था कि वो गेम खेल रहे हैं, उनको कुछ लाभ हो जाएगा। हकीकत ये है कि वो जो जड़ थी उनकी वो भी समाप्त कर बैठे। और देखिए एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है, वो ये है कि आप गलत चीजों को बार बार बहुत दिनों तक अगर करते रहेंगे तो बहुत दिनों तक ये संसार आपको स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैं आपसे फिर से कहता हूं, पाकिस्तान को और ये जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने जो पूरे विश्व में रोल प्ले किया वो अद्वितीय है। कि सबसे पहले लोगों के फंडामेंटल जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने क्लियर किए और ये बताया कि भैया फंडामेंटली ये सच है, आप बता दो, पढ़ के देख लो ये डॉक्यूमेंट। अब जब लोगों ने डॉक्यूमेंट पहले से पढ़ के रखा था, तो अब पाकिस्तान वहां आत्महत्या कर ले तो भी लोगों को समझ नहीं आने वाला, क्योंकि ड्रामे वालों की कोई कमी थोड़ी ना है, ड्रामा कर लो, मर्जी हो वहां कर लो। तो पाकिस्तान संसार भर में जो ड्रामा कर रहा है वो ड्रामा केवल ड्रामा है, और ड्रामा लोगों को समझ में आ गया, इसलिए उनके साथ दो लोग खड़े होने को तैयार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान तो लुटा पिटा बैठा है। अब लुटा पिटा आदमी जब बैठता है ना, तो महीने 2 महीने में वो एक बार भौंकता है। तो वो पाकिस्तान क्या कर रहा है, महीने 2 महीने में जैसे उसको अवसर मिलता है एक बार भोग देता है।
और वो भौंक देता है तो उसके यहाँ पे जो पालतू है हमारे हिंदुस्तान में वो भी पीछे से कों कर लेते हैं थोड़ा और फिर शांत बैठ जाएंगे। ये चल रहा है, ये दोनों की वो ट्यूनिंग चल रही है। आपने देखा है कि दो मोहल्ले में बिल्लियां हो तो एक बिल्ली चिल्लाती है, दूसरी भी पीछे से उसका वो मिलाती है। एक मोहल्ले का सुन जो जाते हैं। डॉग हो वो चिल्लाता है तो दूसरा वाला बिना कारण के ही उसका मिलाता है। तो वो पाकिस्तान वाले चिल्ला रहे हैं, यहां से भी उनके समर्थक कुछ ना कुछ तो वो राग मिलाएंगे ना, तो मिला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी। लेकिन पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए भी है जम्मू कश्मीर, क्योंकि उनकी जो आर्मी की जो पॉलिसी है, आर्मी का जो राज है, पकड़ जो है वो तो पूरे जम्मू कश्मीर पर आधारित है। अगर वो नहीं रहेगा, एक खबर बीच में ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान खुद कोशिश कर रहा है पीओजेके को, गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां और छठा प्रांत बनाने की। क्या वो करने की हिम्मत दिखा सकता है ऐसे? नहीं, हिम्मत तो वो संसार भर में जो उन्होंने दिखाई ना ट्रंप के सामने भी, वो भी हिम्मत ही थी कि ट्रंप के सामने कहा कि देखो मोदी क्या कर रहा है। तो ये तो एक हिम्मत की बात है कि ट्रंप को जाकर तुम हमारी बात बता रहे हो और ट्रंप ने कहा कि नहीं मोदी जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं हाउडी मोदी में गया था और मैंने देखा कि उनके क्या कैसा समर्थन है और कैसा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये पाकिस्तान इस तरह की जब ट्रंप के सामने जाकर इस तरह की हिमायतें कर सकता है तो बाकी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सच ये है कि पाकिस्तान ने जब से उनका जन्म हुआ तब से एक पॉलिसी उनकी थी गजवाए हिंद की, कि वो हिंद में वो बने ही इसलिए थे। जिन्ना ने पाकिस्तान अलग लिया ये सोचकर अलग लिया था कि हम यहाँ एक जगह बैठेंगे और फिर हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे और हम फिर से शासन ले आएंगे। तो हिंदुस्तान फतेह करना तो वो नहीं कर पाए, लेकिन कराची जैसे रिच स्टेट, पंजाब जैसे रिच स्टेट जो पूरे हिंदुस्तान के किसी समय मस्तक हुआ करते थे, उनको और उसने बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ जलन में और सिर्फ दुश्मनी में। हाँ, अब दुश्मनी करने का उनको साधन चाहिए कि कैसे लड़ें। लड़ने के लिए उन्होंने एक बैटल ग्राउंड चुनी थी, वो था जम्मू कश्मीर। फिर से उसको समझिए, जिन्ना ने पाकिस्तान लिया ये सोचकर कि हिंदुस्तान में गजवाए हिंद लाकर हिंदुस्तान को मैं फतेह कर लूंगा और इसमें इस्लामिक राज्य वैसा बना लूंगा जैसा मुगलों का था और मैं मुगल शासक बन जाऊंगा, कायदे आजम जिल्ले इलाही बन जाएंगे वो जिन्ना। तो वो पॉलिसी लेकर आए, उन्होंने कंसिस्टेंटली उसको शिफ्ट कर दिया जम्मू कश्मीर में। उनको लगा कि जम्मू कश्मीर सबसे पहले फतेह कर लो और यहां से फतेह करते करते दिल्ली फतेह कर लेंगे और एक दिन दिल्ली में सल्तनत स्थापित करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में उस समय आधा हिस्सा नेहरू की गलतियों की वजह से हम गवा तो बैठे, लेकिन उसके बाद जो हमने वहां अपना एक्शन तैयार किया और जो जो रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन से पाकिस्तान के ख्वाब तो खत्म पूरे हुए नहीं कभी, वो खुद बर्बाद और हो गया। और बर्बादी का कारण उनका स्वयं का है। जो उनका ख्वाब है ना हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना और हिंदुस्तान पर फतेह करना और कायदे आजम जिन्ना जो है वो दिल्ली की सल्तनत संभालेंगे, वो ख्वाब में वो बर्बाद हो गए। और उनके ख्वाब को पूरा करने वाले हिंदुस्तान में भी कुछ हैं। उनका ख्वाब को पूरा करने वाले हिंदुस्तान में ये 370 के समर्थक हैं। उनके ख्वाब को पूरा करने वाले हिंदुस्तान में सीएए के और एनआरसी के विरोधी हैं। ये ख्वाब उन्होंने देखा पूरा करने के लिए ये थे। वो मोदी जी के बैठने के बाद इन्होंने ख्वाब देखने की अनुमति नहीं दी। इन्होंने ख्वाब तो तब देखोगे जब भरपूर नींद सो पाओगे, उनने इनको सोने नहीं दिया, ये ख्वाब कहां देखेंगे। तो उनके ख्वाब वाब सब चले गए। और अब ये दोनों बाप बेटे पाकिस्तान में जो बैठे हैं और हिंदुस्तान में जो उनके कुछ समर्थक बैठे हैं, ये दोनों ही अब इस समय वो इस मूड में है कि कैसे करके क्या करें, हमें लोग याद रखें। इसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान भी खत्म हो गया और यहाँ पर जो हुर्रियत और ये जितने थे ये सबके काम खत्म हो गए। अब इस समय तो काम क्या है, भारत कह रहा है चाइना से कि सावधान हो जाओ, नहीं मार रहे हैं। पाकिस्तान को सोच लिया अब हिंदुस्तान ने ये बच्चे हो गए, ये सेटल हो चुके हैं, इनका तो अपने आप ही अंतिम संस्कार हो जाएगा। अब करना क्या है, चीन से बता रहे हैं कि अक्साई चीन वापस करो, आगे तुम्हारी तैयारी है तो समझ लेना। तो पाकिस्तान के विषय में क्या सोचना जी। लेकिन हम एक चीज तो ये 5 अगस्त को हमें कुछ संकल्प भी लेना है। संकल्प तो जो संकल्प जम्मू कश्मीर के संबंध में भविष्य में अगर हम देखें तो पीओजेके की और गिलगित बल्तिस्तान की वापसी ही एक बड़ा संकल्प हो सकता है। इसके लिए क्या काम कर सकती है सरकार? देखिए, या फिर पाकिस्तान खुद ही जो काम कर रहा है, खुद ही जो आत्मघाती उनकी नीतियां हैं,
उनका इंतजार करना चाहिए। संकल्प तो हम 22 फरवरी 1994 को ले चुके हैं। जी। संसद से संकल्प तो हम 94 में ही ले चुके। समस्या आई 1994 से लेकर 2014 तक इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। 2014 के बाद जो सरकार बैठी उसने कहा कि इस संकल्प को हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, इसलिए उसने इस संकल्प की जयंतियां मनानी शुरू कर दी। तो पाकिस्तान से वो हिस्सा वापस लेना है, इसीलिए मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया। इसलिए मोदी जी ने बाकायदा एक प्रेस नोट इशू किया और कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान खाली करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाली करो। जब वो वहां डैम शैम ये सब दुनिया भर का कर रहे थे तो बाकायदा ऑफिशियली हमने कहा कि इसको खाली करिए, ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, हमारा क्षेत्र है। और पाकिस्तान उसके लिए रोना, उसको रोना ही था दुनिया भर में, वो अपना रोना रो रहा है। ये सच है कि मोदी जैसे व्यक्ति ने पाकिस्तान की जो हालत की है उससे पाकिस्तान अपने आप स्वयं टूट की कगार पर है। मैं आपको एक किस्सा याद दिलाता हूं, हमको बड़ा अच्छा स्मरण में आ जाएगा। ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, जिसको आप आज बांग्लादेश कहते हैं, इसके शेख मुजीबुर रहमान हुआ करते थे और वो जीत कर यहां से गए थे फुलटास। वेस्ट पाकिस्तान में भी उनको सीटें मिली थी। अब उनके प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने क्लेम किया कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर का दावेदार हूं, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो वहां लोगों ने उनके प्रेसिडेंट और जनरलों ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, तुम मेनलैंड के नहीं हो, मेन स्ट्रीम के तो होना चाहिए। मेन स्ट्रीम वो मानते थे वेस्ट पाकिस्तान को, और मुजीबुर रहमान को उन्होंने शपथ नहीं दिलवाई। वो वहां से वापस आए ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान में अगर उन्होंने कहा जब हम पाकिस्तान मेन स्ट्रीम है ही नहीं तो हम पाकिस्तान क्यों हैं, इसलिए उन्होंने मुक्ति आंदोलन छेड़ दिया कि हमें स्वतंत्र करो। हरकतें किसकी थी? हरकत थी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, पाकिस्तान के जनरलों की, जिसकी वजह से आपने ईस्ट पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव लीडर को रिजेक्ट किया और उसको नाराज किया और उसने गृह युद्ध छेड़ दिया। और दोष किस पर मढ़ा उन्होंने? दोष मढ़ दिया हमारे ऊपर, कहा हिंदुस्तान करवा रहा जो भी करवा रहा। अरे भैया, उसके पास मेजोरिटी थी, उसको प्रधानमंत्री बना देते, आपने बनाया नहीं, तो उसके पास तो रास्ता कोई और बचा नहीं ना स्वतंत्रता के अलावा, उसने वो कर दिया। तो क्या है, आप अपनी हरकतों की वजह से पाकिस्तान के टुकड़े करते हैं, नो डाउट उसका लाभ हिंदुस्तान को ही होता है। वो ईश्वर की कृपा भारत पर भी है। और हमने आपसे कहा कि 5 अगस्त के दिन को 370 खत्म हुआ, 5 अगस्त के दिन को आप राम मंदिर शिलान्यास कर रहे हो। तो ये तो शुभ घड़ी है, पाकिस्तान के टूटने का भी मुहूर्त जल्दी आगे अगल बगल कहीं पर होगा, उसको भी एंजॉय करेंगे। और एंजॉय करेंगे तो जब पाकिस्तान टूटेगा तो गिलगिट बाल्टिस्तान कहां जाएगा, वो तो हमारा हिस्सा है, हमारे पास अपने आप आ जाएगा। और नहीं आ जाएगा, पाकिस्तान की हरकतें अगर ऐसी रही और ये आतंकवाद और ये सब ना छोड़ा तो अपने को वापस लेना मजबूरी बन जाएगी और पाकिस्तान के हक में कुछ नहीं रह जाएगा। अभी तो हम थोड़ी शांति से बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, जिस दिन वो सॉल्व कर दिए उस दिन पाकिस्तान से गिलगिट बाल्टिस्तान वापस आना ही एक रास्ता बचेगा। जी। अब जिस तरीके से लद्दाख में जो हुआ गलवान वैली में, और चीन के कब्जे में भी लद्दाख की जमीन है, और आपने कहा कि अब पाकिस्तान पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब तो मसला चीन का है। तो इस तरफ किस तरह की नीति, और चीन ने भी जो राजनीति जो जो बयानात दिए हैं उसमें साफ नजर आता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन जो है वो गुट बना रहे हैं, गुटबाजी करके। और कहीं ना कहीं जो एक तरह से इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म जो है वो चीन लागू कर रहा है पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, वो एक तरह की कॉलोनी वो बनती जा रही है। किस तरीके से देखते हैं कि चीन से टैकल करना कितना किस तरह की नीति हमें अपनानी पड़ेगी, या हम सही राह पर हैं, चीन खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है अपनी अलग अलग विस्तारवादी नीति के जरिए? इस चुनौती को आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए, चीन 1949 से लेकर 2020 में पहली बार फंसा है किसी भी कंट्री से, केवल हमसे नहीं, संसार के किसी भी कंट्री में चीन इस बार जो फंसा है 2020 में गलवान में, उतना भयंकर चीन आज तक फंसा ही नहीं। अभी चीन के कंठ में फंसी है, ना उगल पा रहा है ना लिगल पा रहा है, और यहां रखता है तो गला साफ हो रहा है। यानी कि गलवान से भारत की तरफ अगर वो बढ़ता है तो विश्व युद्ध में जा रहा है, गलवान से वापस अगर वो निकलता है
तो 60% उसने अपनी, उसके पास जो लैंड है जो उसने कब्जा करी 1949 के बाद, तिब्बत, जिनजियांग या हांगकांग ऐसे स्टेटों की, वो सब विद्रोह कर देंगे। और जो 18 उसके बाउंड्री के स्टेट हैं जिनके उसने कुछ टापू घेर लिए हैं, कुछ आर्टिफिशियल टापू बना लिए हैं, कुछ समुद्र घेर लिए, वो सब इसके ऊपर हमला करने वाले हैं। तो क्या है कि चीन को ये समझ नहीं पा रहा है कि चीन जाए कहां। अब वो यहीं पर बैठा रहे तटस्थ, कहे ना हम आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। तो यहां बैठा है मोदी। मोदी ने क्या किया, कहा पहले तुम्हारे ऐप बंद, फिर कहा सॉफ्टवेयर बंद, फिर कहा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद, फिर कहा टेंडर खत्म, फिर कहा इन्वेस्टमेंट खत्म, फिर कहा कंपनी खत्म, फिर कहा शेयर मार्केट खत्म, कंपनी में इन्वेस्टमेंट खत्म। और जितने दिन वो बैठे रहेंगे और इनको ध्यान आता जाएगा ये खत्म होने से रुक गया है, वो रोज ये खत्म ये खत्म ये खत्म। क्यों? क्योंकि जब तक वो वहां बैठा रहेगा तब तक कोई WTO नहीं, कोई UNO नहीं, और कोई सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, और कोई वर्ल्ड फाउंडेशन नहीं। क्योंकि सॉवरेंटी मेंटेन करना किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण अधिकार है UN के कानूनों में। तो अब चीन को यह सोचना है कि वो कैसे निकले वहां से। अब चीन निकलने की कोशिश कर रहा है, छटपटा रहा है। आपने चीन के राजदूत का बयान सुना, अभी 2 दिन पहले आया। ICS ने चीन के राजदूत ने बयान दिया और ये कहा कि भाई जो हमारा एग्रीमेंट है, जो हमारे संबंध हैं, इसको भारत यूनिलैटरली तोड़ रहा है, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। और हम तो वहां से हट गए हैं, हमने जमीन छोड़ दी है, और हमने तो भारत को ये है वो है, दुनिया भर की कहानी कर रहा। उसका कारण क्या है? उनकी झटपटाहट है, क्योंकि उनका ट्रेड खत्म हो रहा है और उनकी GDP में 20% हम कहीं ना कहीं योगदान देते हैं, और हमारे ट्रेड डिफिसिट में हमारा जो नुकसान, उसमें 30% उनका योगदान है हमें गरीब बनाने में। वो सब खत्म हो रहा है। तो चीन का क्या है कि चीन तो गलवान में फंसा हुआ है बहुत भयंकर। पाकिस्तान खुश हो गया था, उसको लग रहा था हम तो बड़े भाई लड़ रहे हैं अब तो बड़े भाई चित्त कर देंगे। अब पाकिस्तान में न्यूज चैनल आजकल देख लो तो वो ये भी बताने को तैयार नहीं कि गलवान में चल क्या रहा। क्यों? क्योंकि बड़े भाई को चित्त पड़े। अब बड़े भाई को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे निकले। तो वो कैसे निकलता है? कह रहा है गलवान में बाढ़ आ गई इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। वो पीछे गए तो राजनाथ सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने गोली उधर की तरफ चलाई, तो मैसेज गया चीन में, शंघाई में। और जब चीन में मैसेज गया बीजिंग में, तो बीजिंग ने कहा अरे ये तो गलत हो जाएगा मैसेज, अरे चलो चलो फिर वापस वहीं चलते हैं। तो टेंट उखाड़ ले गए थे, फिर वहीं आ गए। वहीं आ गए तो मोदी ने कहा अब तुम ठीक आए, अब ठीक है, एक काम करो, कल से इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बंद। आपको मालूम ना, अभी 5 दिन पहले जो डिसीजन लिया है, जिसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि कोई भी ऐसा मेटल जिसकी कोडिंग हो सकती है, उससे बना हुआ कोई भी चीज चीन और उसके मित्र देशों से आयात नहीं किया जा सकता। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मेटल नहीं इस्तेमाल होता? चाहे मोबाइल है, कंप्यूटर है, हम कहते हैं टायर है, बस का टायर है, उसमें भी वायर इस्तेमाल होता है, उसकी कोडिंग हो जाती है। वो कोडिंग जासूसी करती है कि ट्रक कहां पहुंच गया। तो हमने कहा भैया जासूसी के, ये सब जासूसी तुम करवा रहे हो इसलिए तुम्हारा सब आइटम बंद। अब चीन करे तो क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा। दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसने कर रखे थे हमारे आसियान के साथ। ये जो सारा बात शुरू हुआ वो आसियान से शुरू हुआ। एक्चुअली आसियान में 2019 में मोदी जी ने उससे अपना समझौता कैंसिल कर लिया, FTA का। और उसमें आसियान के 10 कंट्रियों के अलावा 6 बड़े कंट्री और एसोसिएट पार्टनर हैं। उसमें चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील और हम। तो क्या है, चीन फ्री ट्रेड करता है उन 10 कंट्रियों के साथ। उन 10 कंट्रियों के बाद हमारे पास फ्री ट्रेड होता है। तो हमारे पास आता है मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन चाइना नहीं आता, मेड इन इंडोनेशिया। तो मेड इन इंडोनेशिया क्या है? चाइना की फ्री ट्रेड है इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया की फ्री ट्रेड है भारत से। तो घुमा फिरा के आ रहा चीन भारत में, चाहे इन किसी 10 देशों में से आ रहा हो। भारत सरकार ने उस पूरे के पूरे एग्रीमेंट से ही अपने आप को पीछे कर लिया। का दोस्ती पक्की, खर्चा आधा आधा, भैया हम जा रहे हैं। अब दोस्ती पक्की रखेंगे लेकिन हम जा रहे हैं। अब चीन के पास रास्ता क्या बचा कि वो भारत की मार्केट ले ले। तो चीन भारत की मार्केट के लिए तड़प रहा है, और इकोनॉमी पर इतना बड़ा चोट मारी है भारत ने कि चीन को उभरने में 10 साल लग जाएंगे। तो पाकिस्तान जो खुश हुआ ना कुछ दिन के, बड़े भाई आ गए,
वो पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि तुम तो मरे ही मरे थे, बड़े भाई को भी मरवा दिया साथ में तुमने। और बड़े भाई इतने बुरे फंस गए हैं कि बड़े भाई को समझ नहीं आ रहा कैसे झंझट छुड़ाएं, उनसे चले जाएं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, विदेश मंत्रालय कहता है कि वो पैंगोंग से हट गए। तब तक वहां फोटो, हमारे यहाँ की मीडिया भी बड़ी परम है, कहती फोटो लगी है यही है, अभी दूसरे दिन फोटो दिखा देते हैं, कहते यही है, माने नहीं। तो मोदी कहते अच्छा माने नहीं, अच्छा ठीक है कल से मोबाइल भी बंद। तो ये गेम चल रहा है। भारत इन सभी सिचुएशन में विन विन सिचुएशन में है, और चीन का कुछ ना कुछ नहीं, बड़ा नुकसान होना हर हालत में तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। कभी आपने सुना है कि कोई प्राइम मिनिस्टर ओपन बॉर्डर पर जाए, जहां पर टेंशन चल रही हो वहां पर ओपन बॉर्डर पर जाकर कहे कि नहीं सेना से कि तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, और जब विरोधी सेना ये कह रही हो कि हमारी बात चल रही है हम पीछे जा रहे हैं, जब पीछे ही जा रहे हैं तो भैया आप मत जाते, 2 दिन और रुक जाते। लेकिन क्या है, भारत चाहता है कि तुम्हें हम पूरा सबक सिखाएं, तुम्हारी ए से लेके जेड तक का, ताकि एक भी बाकी ना रहे दोबारा के लिए। इस बार में ही मैदान में हो तो मैदान में भैया जितने तरह की कुश्तियां हो सकती सारे तरह की लड़ लो, और फिर तय करेंगे बाद में क्या होगा। इसलिए पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, चीन का बचना मुश्किल है, चीन पहले अपने बचकर जाए। इसलिए पाकिस्तान तो हम टारगेट ही हमको करना बंद कर देना चाहिए आजकल। पाकिस्तान से सिर्फ एक टारगेट देखना चाहिए कि उनके आतंकवादी तो नहीं कहीं सप्लाई करे दे रहे हो, उनको तड़ातड़ उड़ाए रहो उनके आतंकवादियों को। बाकी सब जो उनकी फंडिंग और जो बाकी व्यवस्था है वो चीन से है, चीन भी इस समय परेशान है। इसलिए इन दोनों को संसार भर ने हाशिए पर रख दिया। अब ये 2 ही 3 भाई रह गए, एक इनका नॉर्थ कोरिया पक्का दोस्त, और दूसरा पक्का दोस्त पाकिस्तान, और तीसरा बीच में चीन जो अपना सेट कर रहा है। तो अब जब ऐसी सिचुएशन है तो मुझे बता दीजिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान खुशियां मना सकता है और पाकिस्तान अपनी अस्मिता कैसे बचाएगा, बचा सकता है तो उस बचा लेनी चाहिए। तो साफ है सर कि पाकिस्तान तो फंसा ही है, पाकिस्तान का बड़ा भाई चीन भी फंसा है। ये सही मौका है भारत के लिए कि जम्मू कश्मीर में जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है, अब सांस्कृतिक एकीकरण एक बड़ी लड़ाई है, या फिर बाकी जो राजनीतिक समस्याएं थी, अधिकारों की जो लड़ाई थी, जो लंबी लड़ाई से लंबा संघर्ष वहां पर चला है, उन संकल्पों को पूरा करने का सही वक्त है। आगे अगले 1 साल में जम्मू कश्मीर का भविष्य, वहां पे चुनाव, अगर अब राजनीतिक प्रक्रिया जो है उसको कब से देखते हैं कि चीजें एकदम सही रास्ते पे आना शुरू हो जाएंगी। हम एक बेहतर जम्मू कश्मीर देख पाएंगे, एक मॉडल जम्मू कश्मीर देख पाएंगे। अगले 1-2 सालों में क्या भविष्य आप देखते हैं? हमें लगता है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की सरकार, जो एलजी की सरकार है, वो एक्शन में है, और भारत सरकार ने कंसंट्रेट कर रखा है जम्मू कश्मीर की सॉइल पर, उससे परिणाम अपने को 1-2 साल में ही अच्छे मिल जाएंगे। हालांकि बिगड़ा हुआ 70 साल का है इसलिए समय लग रहा है, लेकिन 1-2 साल में अपने को अच्छे परिणाम वहां से मिलने लगेंगे। जैसे नई पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हो गई है, वहां तैयार है, उस हिसाब से तो लगता है कि ये 1-2 साल में वो पॉलिटिकल लीडरशिप जिस समय सत्ता में आएगी और दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा सेंट्रल और स्टेट का, तो जम्मू कश्मीर दौड़ेगा, और जम्मू कश्मीर इतनी तेज दौड़ेगा कि शायद भारत के जो बाकी राज्य हैं वो राज्य भी चंबा मानेंगे कि इतनी तेज दौड़ कैसे सकता है कोई स्टेट। इतनी पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में, जिसको बर्बाद करके इन लोगों ने रखा था। बहरहाल हमें भी यही उम्मीद है कि एक मॉडल स्टेट के तौर पर विकसित जम्मू कश्मीर हो, और वो होगा भी। पोटेंशियल भरपूर है, तमाम तरह की जो नेचुरल रिसोर्सेज की उपलब्धता वहां पर है। बहरहाल आपने बहुत अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर की संवैधानिक, राजनीतिक और जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी हम चर्चा आपसे अक्सर करते रहेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।